बक्खो समाज में कोई नौकरी है, यहाँ तक के चपरासी, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी तो बहुत दूर, चपरासी तक नहीं है। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल नाला पैखाना से भी जिंदगी बदतर बनाए हुए हैं। अनेक पार्टी लोग आते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं, लेकिन इस मोहल्ला का विडंबना यह है कि यहाँ के लोगों का विडंबना यह है कि आज तक इन लोगों को 2 गज जमीन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इंदिरा आवास बना के नहीं दिया। बहुत सारे पैसे आए, शहरी क्षेत्र के लिए आता है पैसा, रिटर्न हो जाता है, लेकिन इन लोग का आज तक मकान वगैरह नहीं मिल पाता है, जिसका हालत जो है कि दलितों से भी बदतर हुई है। दूसरे बिरादरी का डेवलप होना संभव नहीं है, वो भी मुसलमानों में दलित वर्ग है। हम तो आपको गिनती कर रहे 2 दर्जन से ज्यादा है, जोगी है, भट्ट है, भटियारा है, फकीर है, मोची है, पासी है, बक्को है, नट है, पमड़िया है, हललखोर है, लालबेगी है, नालबंद है, दर्जनों बिरादरियां ऐसी है जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। ये पटना का सबसे बड़ा स्लम इलाका है, कमला नेहरू नगर, और इसमें सिर्फ दलित वर्ग ही लोग रहते हैं। खास करके मुसलमानों में जो दलित हैं, बक्खो जाति के लोग, जिसको यहाँ के सरकार ने अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल किया है, जबकि इसको ये घुमंतू जाति है, इसको होना चाहिए था शेड्यूल कास्ट में। सच्चर कमेटी ने भी रिकमेंडेशन किया, रंगनाथ मिश्रा ने भी रिकमेंडेशन किया, लेकिन आज तक शेड्यूल कास्ट में बक्खो जाति को शामिल नहीं किया गया। आज 1 महीना 1.5 महीना पहले बाल कृष्ण आयोग भी यहाँ पर आए थे, उनको भी हमने डॉक्यूमेंट दिया कि बक्खो जाति को जब तक के अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा, इसकी तरक्की संभव नहीं है। जबकि हम लोग यहाँ पर जो सरकारें बनी है, हमेशा जो है कि पिछड़े दलितों की सरकार रही है, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, और सबको हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज तक हमारे परिवार का, हमारे समाज के, हमारे लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। न तो मकान बना के दिया गया, न रोजगार दिया जा रहा है, न ही जो है कि नौकरी है, न ही शिक्षा की व्यवस्था है, न ही पेयजल की व्यवस्था है। इस तरह से ये बिहार का सबसे बड़ा स्लम बस्ती है, जिसको कमला नेहरू नगर कहते हैं। आज इसकी दयनीय हालत ये है कि इसमें अधिकतर 60% लोग बक्खो जाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक बक्खो जाति के सुनने वाले, ये यहाँ के दलितों को सुनने वाले कोई पुरस्कार नहीं, कोई भी पार्टी नहीं है। जबकि 50, 60 साल, 70 साल से ज्यादा से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। न कोई जो है कि बक्खो समाज में कोई नौकरी है, यहाँ तक के चपरासी, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी तो बहुत दूर, चपरासी तक नहीं है। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल नाला पैखाना से भी जिंदगी बदतर बनाए हुए हैं। न कोई शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार है। सब बच्चे जो है कि पढ़ भी रहे हैं तो उसको रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बूढ़ा आदमी बैठ गए तो उसको जो कि कोई पेंशन नहीं। उसी तरह से जब रोजगार के सरकार पैसा देगा तभी तो रोजगार करेगा। क्या स्थिति है, जंगल से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं ये बक्खो के लोग। तो हम तो सरकार से और केंद्र सरकार से हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि बक्खो जाति के बहुत ही दयनीय स्थिति है, दलितों से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है। जब तक इसको शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं kya जाता है, इसकी स्थिति सुधार नहीं हो सकती है। कहाँ रखे 25-30 हजार के, और पटना ही में हमको लगता है कि 1-1.5 लाख की आबादी होगी। लेकिन ये इतनी स्थिति खराब है कि अच्छा से कपड़ा तक नहीं, खाना पीना बहुत मुश्किल से 2 वक्त में 1 वक्त खाना खाते हैं। बच्चों को शिक्षा देना मुहाल हो रहा है। अच्छा से एक छोटा सा रूम है, उसी में 10 परिवार रह रहे हैं। तो ये स्थिति दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर के हम लोग आज से नहीं 50 साल से संघर्ष करते रहा, और जबकि यहाँ पर पिछड़े दलितों की सरकार रही है।
उस सरकार रहने के बावजूद भी हम लोग के कोई डेवलपमेंट, कोई तरक्की बक्खो जाति की नहीं हुई है। और ये स्थिति अभी तक बनी हुई है कि आखिर ये समाज जाए तो कहाँ जाए। इतनी बड़ी आबादी को सरकार जो है कि इग्नोर करके अगर चलती है, जब तक कि इसको स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलता है तो इसमें सुधार संभव नहीं है। आज पूरे बिहार में बक्खों की स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। खुद बिहार गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 50% से ज्यादा जो है कि ये लोग जो है कि भूमिहीन है, रहने की व्यवस्था नहीं है। यहीं पर बैठा जाए थोड़ा सा सभा में। यहाँ अनेक पार्टी लोग आते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं, लेकिन इस मोहल्ला का विडंबना यह है कि यहाँ के लोगों का विडंबना यह है कि आज तक इन लोगों को 2 गज जमीन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इंदिरा आवास बना के नहीं दिया। बहुत सारे पैसे आए, शहरी क्षेत्र के लिए आता है पैसा, रिटर्न हो जाता है, लेकिन इन लोग का आज तक मकान वगैरह नहीं मिल पाता है, जिसका हालत जो है कि दलितों से भी बदतर हुई है। और इसी तरह से अभी चलता रहेगा। इसी को इग्नोर करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो। 30 साल से तो यही लोग की सरकार रही है। ये मोहल्ला को जो है कि स्लम बस्ती है, आज से नहीं, लेकिन कई बार पैसा आया, इसके पैसा को जो है कि केंद्र को रिटर्न कर दिया गया या दुरुपयोग किया गया, लेकिन मोहल्ला का विकास नहीं हुआ। आज इसमें मोर देन 99% दलित वर्ग लोग हैं, सब दलित है। कोई जो है कि इसमें 2% भी ब्राह्मण वगैरह नहीं होगा, सब दलित है, चाहे बक्खो हो, नट हो, पमड़िया, हलगोर, लाल बेगी हो, सारे लोग हैं, लेकिन डेवलप नहीं कर पाया है। और इसको सरकार को ये कौन से लोगों का है यहाँ पे? ये सब पासवान है। अच्छा, और यहाँ पर पासवान की आबादी है और बक्खो की आबादी है। उसी तरह से कहार है, चमार है, पासी है, तेली है, मल्ला है, रमानी है। रमानी कौन होते हैं? कहार, अच्छा, कहार की भी आबादी है। ये चंद्रवंशी लोग? हाँ, चंद्रवंशी। पता नहीं कि 98% सब दलित लोग हैं यहाँ, समझिए ना। और इन लोग के साथ हालांकि कई बार उस वक्त रामविलास जी भी रहे, वो भी आए, चिराग पासवान भी आए, लालू जी यहाँ पर जो कि आके गए हैं, उनका जो है कि शिलान्यास किया हुआ पत्थर भी है, समझिए ना। नीतीश जी यहाँ नहीं आए हैं। नीतीश जी तो बड़ा करीब है, तब भी नहीं आए। नहीं आया, अब उनकी सोच है, उनके पार्टी के लोग आते रहते हैं, समझिए ना। तो अब तो इसी तरह से विकास कैसे संभव हो, कैसे किया जाए, लेकिन ये इधर जाएगा तो बहुत बड़ी आबादी है। पूरा मोहल्ला को घूमने में कम से कम 2-3 घंटा लगेगा। तो इस साइड में जो है वो बक्खो कम्युनिटी के लोग हैं और ये इस साइड में जो है वो ना मिक्स आबादी है। ऐसे इस साइड में जो देख रहे थे ये पासवान है, और इस साइड में थोड़ा सा जो है कि सावजी वगैरह है, मिक्स आबादी है। आलो, अरे इन्ना खुलाया हो, चाय दुकान बंद है। दिल्ली से आए। हाँ हाँ, ना इंटरव्यू में रहे, बस 1-1.5 घंटा में बैठे हो। ये मंदिर है यहाँ इस बीच में, और हाँ
तो बताए ना कि 50%। हाँ, ये पासवान मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पासवान और है, हिंदू समाज के लोग भी है, लेकिन दलित वर्ग है। हमारा क्या नाम है कि दलित हिंदू में है, लेकिन दलित वर्ग है। इधर यहाँ पर पासवान है, मस्जिद लेकिन नहीं है। मस्जिद बगल में, ये सामने वाला मस्जिद है, ये मकान के पीछे में मस्जिद है, मस्जिद भी है। लाइन कटा हुआ है कहाँ? लाइन तो बीने से कटल है। तब तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। पानी भी बंद है ना। ये सब पासवान कम्युनिटी के लोग हैं, ये सब बक्खो कम्युनिटी के लोग हैं। मिक्स रहता है, ये सब बकवे लोग हैं। हाँ, आए हैं मिलने के लिए, हम लोग का है। ये हम लोग का मुखिया जी कहाँ गए जी? ये इम्बाड़ा है। अरे लगा नहीं का कुर्सी ला तो दूगो जरा ला तो बेटा जरा सर। ठीक है ऐसे मूव करते हैं जितना पिलवा है ना। ठीक है अब तो इंटरव्यू लगभग हो ही ना गया है। हाँ हो ही गया है बस है ना। हाँ एक आध और किसी से बस थोड़ा बहुत करवा दिए ताकि मिक्स हो जाए। आलू है, इनसे लीजिए, बक्खो समाज के लोग हैं। मुखिया जी है हो? इधर आइए, इस साइड में थोड़ा सा लाइट आएगा। बस बस हाँ बस बस आप। मेरा नाम रियाजुद्दीन बक्खो हुआ और मैं नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड से मैं पैदा लिया था, बौलीबाग में। जब मैं वहाँ शिक्षा हमारे माता पिता दिए तो अपने बिरादरी में पहला लड़का थे जो 80 में मैट्रिकुलेशन किया। पढ़ने के घर से जो मैं यहाँ आए पटना में बीएन कॉलेज में नाम लिखाने गए तो वहाँ पर जो कि हमसे बहुत कम नंबर लाने वाला का भी नाम लिखा रहा था, लेकिन बक्खो जाति का नाम नहीं लिख रहा था। उस पर जो है कि हमने दरियाफ्त किया, प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने कहा कि आपका जाति का नाम शेड्यूल कास्ट में नहीं है, आप घुमंतु जरूर है लेकिन सरकार आपको मान्यता नहीं दिया है, इसलिए आपका नामांकन यहाँ नहीं हो सकता है। उसी दिन से 80 से ही हम आंदोलन करना शुरू किए और सबसे पहले बक्खो जाति का रैली बिहार के अंदर इसी कमला नेहरू नगर में, जहाँ पर ये बिहार का सबसे बड़ा स्लम बस्ती है, यहाँ पर जो है कि 1985 में एक बहुत बड़ा विशाल रैली किया। उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उस वक्त के भूमि सुधार राजस्व मंत्री जीतनराम मांझी आए थे। उन्होंने जो है कि हम लोग जब आवाज़ लगाया कि बक्खो जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तो मंत्री जी मांझी जी भी उन्होंने जो कि कहा कि हम इसको जो कि आवाज़, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कहा कि केंद्र से हम बातचीत करके बक्खो जाति का नाम को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। उसके बाद से हम लोग संघर्ष करते रहे और संघर्ष इतना तेज किया कि यहाँ तक के लोग तो पहले मुसलमानों में दलित और बैकवर्ड सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बगल में इमारत शरिया है, कोई लोग तस्लीम नहीं करते थे। जब हम लोगों ने संगठन बनाया और कहा कि बक्खो जाति मुसलमानों के अंदर जो है बिल्कुल ही है दृष्टि से देखी जाती है, तो 1985 में पहला हम लोग जो कि बक्खो जाति का रैली किया, उसमें डिमांड किया, सरकार से मांग किया। उस वक्त मुख्य अतिथि के रूप में जीतनराम मांझी आए हुए थे। हम लोगों ने मांग किया कि बक्खो जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया, क्योंकि ये घुमंतु जाति है, आज यहाँ कल वहाँ ये घूमते रहता है। इनकी महिलाएं जो है कि अपना जीविका चलाने के लिए औरत मर्द बधावा गाते हैं, शादी ब्याह के मौके पर सुहर गीत भजन वगैरह गा करके अपनी जीविका चलाते हैं। आज जो है कि माहौल बदला है, आज जो है कि इनकी महिलाएं जो है बक्खो जाति की महिलाएं फटे पुराने स्टील से कपड़ा वगैरह फेरे कर करके अपने बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार की स्थिति ये देखिए कि आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी पूरे बिहार में बक्खो जाति का मात्र 3-4 दर्जन लड़का मैट्रिक से लेकर BA तक किए हुए हैं। 70 से 80 साल के बाद भी पूरे बिहार में बक्खो जाति का मात्र 3-4 दर्जन लड़का मैट्रिक से लेकर BA तक किए हुए हैं। 70 से 80 साल के बाद भी पूरे बिहार में बक्खो जाति का मात्र 3-4 दर्जन लड़का मैट्रिक से लेकर BA तक किए हुए हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, एमएलए, एमपी तो दूर, एक चपरासी तक नहीं है जो एक बिल्कुल जो है कि अफसोस की बात है। हम लोगों ने संघर्ष तो किया और संघर्ष इतना किया है कि आपको बता दें 1999 में जब लालू जी के पास हम लोग जाते थे तो वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ये कहते थे कि हाँ बक्खो बकवान के जोड़े हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर बधावा गाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको फटे पुराना कपड़ा दे करके उनको विदा कर देते थे। लेकिन उनके बाल बच्चों के भविष्य के लिए कि इनके बच्चे कैसे नौकरी में जाए, इनके बच्चे कैसे डेवलप करें, इनके लिए स्कूल का कैसे इंतजाम किया जाए, इनका रहन सहन कैसे यह हो, इंदिरा आवास कैसे मिले, ये सब का व्यवस्था नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग जो है कि संघर्ष करते करते 1999 में लालू जी को हराया। मधेपुरा में जा करके मैं खुद गया था हराने के लिए। 1 महीना रहे तो उसमें तो आप लोगों को बता दिया गया होगा कि आपके भाई बीजेपी के एजेंट हैं। उस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी वगैरह का कोई औकात नहीं थी। अब न बीजेपी डेवलप किया है। उस वक्त बिहार में लालू जी के सामने वहाँ पर कोई टिकता था। 1999 या 2000 के बीच में लालू जी एक जानवर को भी टिकट देते थे तो जीत जाता था। भगवतिया को एमपी बनाया, लालू जी का तूती बोलता था, उसको हम लोग चैलेंज करके हराया। क्योंकि वहाँ पर हमारी आबादी थी, बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी थी, दलितों की आबादी थी, हम लोग गोलबंद करके हराए। फिर लालू जी जो है कि संघर्ष किए तो लालू जी ने 2000 में बिहार विधानसभा से लाखों मुसलमानों को लेकर बक्खो लोग जो थे, उसमें मेन आबादी बक्खो की थी, लाखों बक्खो लोग जो है कि वहाँ पर घेराव किया विधानसभा का, लाठीचार्ज हुआ, जेल गए, केस चला 20 साल 22 साल हम पर केस चला। तब जो है कि लालू जी बिहार विधानसभा से प्रस्ताव को पारित करके कि बक्खो जाति को भी और दलित मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को लालू जी भेजे। उसके बाद संघर्ष करते रहे, यहाँ से दिल्ली भी गए, दिल्ली में भी हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहे। वहाँ पर भी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, उसमें भी बक्खो जाति को जो है कि अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात आई। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का भी रिपोर्ट आया। तो आप लोगों ने लालू यादव को यहाँ हरा दिया था बिहार में इतना बुरी तरीके से कि ये कांग्रेस में जब मिले वहाँ तो उन्होंने रुकवा दिया होगा, तो शामिल मत करो, क्या ऐसा भी है? नहीं, बिल लाए थे पर देखिए एक जो मंशा था, लेकिन हम लोग का प्रेशर इतना था कि लालू जी बिल लाए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी, सच्चर कमेटी भी, लेकिन कैबिनेट में लाए थे। ये सच्चाई है कि कैबिनेट में आने के बाद में सोनिया जी का और कांग्रेस का जो है कि मंशा सही नहीं था, जिसके कारण ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया। वरना ये जो है कि 2000 लगता है कि 7 में ये आया था बिल, 7 या 8 के आसपास, मतलब यूपीए 2 जब, हाँ यूपीए 2 में था, यूपीए 2 में, तो उस वक्त वो बिल आकर के कैबिनेट में आने के बाद जो कि ड्रिल हुआ है। लेकिन उसके बाद से जो आप ये अभी बोल रहे हैं कि लालू यादव को हराया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार के लिए लालू यादव मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़े चेहरे हैं। हाँ, और वैसे में एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक एक्टिविस्ट जाके उनको हराता है, तो क्या आप अपनी बात को अपने समाज के बीच ले जाने में सफल रहे? समाज के लोग समझे कि आप हराए हैं, तो इसका मकसद क्या है? वो हमारे लोग उसमें शामिल थे, लाखों लोग थे। हमने बताया कि इनको जो है कि जब तक आप वोट देते रहिएगा ये तो सुनेंगे नहीं, आप इनको जो है कि हरा दीजिए। उसके बाद ये हमारी बात कुछ नहीं, तो हारे 99, तभी तो जो कि 2000 में ये प्रस्ताव को पारित किए बिहार विधानसभा से, वरना ये थोड़ी पास करने जा रहे थे। आज भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की भी पार्टी हो, टिकट किसको देते हैं? शेख सैयद मुगल पठान को। कहाँ बक्खो को देते हैं, पमड़िया को देते हैं, हलालखोर को देते हैं, लाल बेगी को, भट्ट भटियारे को? कुछ नहीं, ये सब जो कि दिखावटी है। समाज में उसी लोग का वर्चस्व, टिकट में भी चूंकि मामला होता है हमारे कम्युनिटी का, जब विधायक नहीं होगा, एमएलए एमपी नहीं होगा, पार्षद नहीं होगा, मुखिया नहीं होगा, एक चपरासी तक नहीं है, तो इसकी कैसे आप कामना करिएगा कि डेवलप कर जाएगा? ये कुछ नहीं, इन लोग की नियत कभी भी नहीं रहा कि दलित मुसलमानों को जो है कि ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कभी नहीं किया है। लालू जी का रवैया बताइए पसमानदा मुसलमानों पे क्या रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो पसमानदा मुसलमान को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और उनके बरक्स राजनीति करने वाली बिहार की जो दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है, जो सेकुलर भी है, सामाजिक न्याय की बात भी करती है, राजद,
उसका क्या रवैया रहा है? आप दोनों की तुलना कैसे करते हैं? देखिए, लालू जी पर हम लोग प्रेशर बनाए थे, लेकिन कभी भी लालू जी बैकवर्ड या दलित के मुसलमानों को उन्होंने जो कि पॉलिटिकल शेयर नहीं दिए। पॉलिटिकल देना शुरू हुआ नीतीश जी ने दिया। अब इधर जो है कि एक मंसूरी बिरादरी को उन्होंने टिकट दिया है। अभी इनके बरक्स आ रहा है, जन स्वराज आ रहा है। उसने कहा है कि चाहे जो भी कम्युनिटी का लोग होगा, बक्खो हो, नट हो, पमड़िया हो, हलखोर हो, लाल बेगी हो, भट्ट हो, भटियारा हो, जिसकी जो आबादी होगी उस हिसाब से हम उसको प्रतिनिधित्व देंगे। हम कहते हैं कि आबादी अभी बिहार सरकार का आ रहा है कि बक्खो जाति की बहुत कम आबादी है, तो कम से कम आप जो है कि मेंबर तो बना सकते हैं, चेयरमैन तो बना सकते हैं। आज एक चपरासी तक नहीं है, तो ये जो है कि आजादी के बाद से ऐसे लोगों पर, ऐसे पार्टियों पर कलंक है ये कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि भगवतिया देवी को हम जो है कि मेंबर पार्लियामेंट बना दिए, पत्थर तोड़ने वाले मुसहनी को, तो हमारे यहाँ भी है उस तरह का। फकीर है, बक्खो है, नट है, पमड़िया है, लालबेगी है, भट्ट है, भटियारा है, जोगी है, पासी है, चमार है। इनको कहाँ आप बनाए? एकाक को भी लालू जी मिसाल देते हैं या नीतीश जी मिसाल देते कि हमने इसको जो कि पॉलिटिकल शेयर दिया है। तो आपका जो नेता है अशराफ मुसलमान, उसको तो बना ही रहे ना। अशराफ मुसलमान हमारा नेता हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा नेता रहता शेख सैयद मोगल पठान, तो आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। ये हमारे लीडर है ही नहीं है। तो अभी तक तो वही आपके नाम पे हर जगह बार्गेनिंग करता है, वही हर जगह सौदा करता है। और बार्गेनिंग यही है कि उन्होंने जब भी जो सौदा किया है तो धर्म के नाम पर किया है। आज चूंकि हमारे यहाँ समाज में जो दलित समाज है, दलित वर्ग है, उनके चंगुल में फंस जाते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। भाई, आपको पॉलिटिकल मामला में धर्म कहाँ से आता है? आप देखिए कि खालिद अनवर को एमएलसी बनाना था, देश बचाओ दीन बचाओ के नाम पर करोड़ों मुसलमान को लिया है। उससे क्या देश बच रहा था, दीन बच रहा था? और दूसरे रोज जो है कि उसको एमएलसी बना दिए। इसी अगर बक्खो का लड़का को बना देते तो आज बक्खो जाति की तरक्की होती। निश्चित था कि अपने समाज आज जो भी तरक्की हो रहा है, जातीय तरक्की हो रही है। यहाँ पर लालू जी आए तो लालू जी का कम्युनिटी बढ़ गया, नीतीश जी आए, नीतीश जी की कम्युनिटी बढ़ गया। दूसरे बिरादरी का डेवलप होना संभव नहीं है, वो भी मुसलमानों में दलित वर्ग। हम तो आपको गिनती कर रहे 2 दर्जन से ज्यादा है। जोगी है, भट्ट है, भटियारा है, फकीर है, मोची है, पासी है, बक्को है, नट है, पमड़िया है, हलखोर है, लालबेगी है, नालबंद है। दर्जनों बिरादरियां ऐसी है जिसको पूछने वाला कोई नहीं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी आपके दुख दूर कर देगी? देखिए, बीजेपी का मंशा क्या हम नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रधानमंत्री होकर के अपने जो है कि कार्यकर्ताओं को नागपुर के अंदर संबोधन किया कि ये जो सैकड़ों साल से सताए जा रहे हैं, इनके बीच में जाइए, इनके दुख दर्द को देखिए। हो सकता है कि आप जब इनके बीच में जाइएगा, इनके दुख दर्द को देखिएगा तो आपका साथ देगा। तो इन्होंने संबोधन किया है। आज जो चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टी का मामला, आज जो है कि वक्फ प्रॉपर्टी में उन्होंने इशारा किया है कि जब वक्फ प्रॉपर्टी गरीब, यतीम और मजलूम लोगों के लिए है, बेवाओं लोगों के लिए है, तो बक्खों के, पमड़िया के, हलखोर का, लालबेगी की इतनी दयनीय स्थिति है, उसको इसमें क्यों नहीं शामिल किया जाता है? 9 लाख एकड़ जमीन जो है कि अब वक्फ प्रॉपर्टी है, एक भी दलित वर्ग को उसमें मेंबर है बना हुआ, कोई मुतवल्ली है बना हुआ? करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपए का संपत्ति जो है कि हाईजैक कर करके उसको बेच के खुद बुर्द कर करके उनके बच्चे तो डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बन रहे हैं, वो ऐसी कार में चल रहे हैं। लेकिन बक्खो लड़का का आप देख लीजिए, कहीं का भी पूरे हिंदुस्तान में एक तो भी मेंबर वक्फ बोर्ड में दिया हुआ है। हमने डिमांड किया था, बगल में इमारत चलिए, हमने कहा था कि बक्खो है, इनको जो है कि आप कहीं पर जो कि वक्फ प्रॉपर्टी में बसा दीजिए। लेकिन ये लोग की नीयत इतनी खराब है कि भैंस गाय बनवाना शुरू करवा देंगे, यादव को बसा देंगे, चमारों को बसा देंगे, लेकिन बक्खो, नट, पमड़िया कोई लोग नहीं बसा सकते हैं। ये नीयत का खराब है, ये प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, आप कहाँ एक 800 मदरसा यहाँ खोले हुए हैं, स्कूल खोले हुए हैं। आपने, आपकी मंशा क्या थी कि गरीब लोगों की मदद करना, वक्फ प्रॉपर्टी इसीलिए दिया गया है, बेसहारों की मदद करना। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, एक वक्फ प्रॉपर्टी में बता दीजिए ना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीबीएस कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ बनाए हुए? कुछ नहीं। इसलिए मोदी जी ने जो ये कहा है तो कुछ मंशा तो है। देखिए, कांग्रेस 60-70 साल रही,
ये सब कांग्रेस के देन है कि दलित मुसलमानों को आरक्षण से वंचित किया 1950 में। ये कांग्रेस ने किया। चाहता कांग्रेस तो उसी वक्त जो कि दलित मुसलमानों को शामिल, भाई 1936 से 1950 तक तो इसको दलित का आरक्षण मिल ही रहा था। 1950 में जो है मजहबी पाबंदी लगा कर इसको रोक लगा दिया गया। उसको भी वोट मिल ही रहा था तो क्यों वो करने जाए? मामला ये था कि उस वक्त हम लोग की जानकारी भी नहीं थी, वोट तो मिल रहा था और रोकने का क्या प्रावधान था? उस वक्त जैसे सब दलित को मिल रहा था मिलते रहता। तो आपके जो नेता थे उस समय, जो अशराफ लोग थे, उन लोगों ने नहीं देने दिया कि भाई हमारी कौम में इतने गरीब नहीं हाँ, है, हमारी कौम वो में... नहीं, उस वक्त ये मामला आया था कि उस वक्त जो है कि बेगम रसूल रिया थी संवैधानिक बेंच में, समझ गए ना। उसने अब विरोध किया कि हमारे यहाँ इस्लाम में मुसवात है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये आरक्षण हमको नहीं मिलना चाहिए। बेगम रसूल रिया जो यहाँ के जहाँ से ये खड़ा होते हैं, क्या बोलता है, अरे रामपुर, वहां की थी, कांग्रेस की सीनियर लीडर थी। तो कांग्रेस आज जो भुक्तभोगी है उसी के लिए आज दलित मुसलमान अवेयरनेस हो गया है, जागरूक हो गया है, सबको वोट देगा, बीजेपी को देगा लेकिन कांग्रेस को नहीं देगा। क्यों? क्या आपने उसके साथ छल किया है, आप उसके साथ इंसाफ नहीं किए हैं। जब आपके नजर में आया था उस वक्त 2 बार आया। हम लोग जब प्राइवेट मेंबर बिल आया था कैबिनेट में, रामविलास जी या लालू जी लेके गए थे, उस वक्त सोनिया जी जो कि इसका विरोध कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, इस वक्त जो है कि ये बिल नहीं लाना चाहिए, ये जो है कि बीजेपी, आज बीजेपी को रोक लिए क्या? अगर आप दे देते, आज वही जो है कि बीजेपी करने जा रही कि जो काम कांग्रेस नहीं किया है वो काम हम करके दिखलाएंगे। उसके मंशा पर अभी तो मुसलमान उसके तरफ नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ है, लेकिन अगर उस पर मोदी जी कारगर काम करें, जैसे छोटा मोटा जो होता है मॉब लिंचिंग, क्या होता है, दलित मुसलमान मारे जाते हैं, गरीब गुरबा मारे जाता है, इससे मुसलमानों को नफरत। वरना सीधा सीधी काम के बुनियाद पर आए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तुमको देंगे, तो निश्चित तौर पर बैकवर्ड दलित मुसलमान जो है कि मोदी जी को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इन पर तो चार्ज नहीं न लगा हो कि आप हमारा आरक्षण काट दिए हैं, आप हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं, इन पर कैसे चार्ज लगाएगा? चार्ज तो जा रहा है कांग्रेस पर। आज मोदी जी आह्वान करते हैं, आज बाल कृष्ण आयोग बना हुआ है, हम उनको दाद देते हैं कि उन्होंने आयोग जो बनाया है कि अगर बैकवर्ड में दलित मुसलमानों को बक्खो, नट, पमड़िया, हललखोर, लाल बेगी, भट्ट, भटियारा, जोगी, फकीर, इन लोग को अनुसूचित जाति में शामिल कर लेते हैं, निश्चित तौर पर 50% से ज्यादा वोट जो है कि मोदी जी को चल जाएगा। ये करके दिखला दें। ऐसा तो नहीं है कि आप अंदर अंदर बीजेपी की सदस्यता ले लिए हो, ऐसे बात कर रहे हैं? ना ना ना, ऐसा बात है। अभी सदस्यता कहाँ से? हम लोग जो कि रिकॉर्ड बात बोल रहे हैं कि अभी तक पूरे मुसलमान, चूंकि देखिए उसमें क्या होता है, अभी तक जो बैकवर्ड और दलित पॉपुलेशन है मुसलमानों का, वो सिर्फ जा रहा है हवा में वोट। जब आप हमको आरक्षण दीजिएगा तो हम अपने समाज को कहेंगे भैया रे तुम्हारा किस्मत ये बदला है, तुम उसको वोट कैसे? काम के बुनियाद पर वोट होना चाहिए, धर्म के बुनियाद पर थोड़ी वोट होता ना चाहिए। आज जितने भी वोट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर वो धर्म के बुनियाद पर, जात के बुनियाद पर। हम कह रहे हैं कि नहीं, काम के बुनियाद पर करें। अगर आज मोदी जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में दलित मुसलमानों को जोड़ देते हैं तो मेरा वादा है कि हम 5 साल के अंदर घूम घूम करके दलित मुसलमानों का वोट उनको दिलाएंगे। हम खुद जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें जिंदगी गंवाने का न पड़े। हमारे समाज को आरक्षण देंगे, हम समाज को नहीं कहना चाहेंगे, वोट नहीं देगा वो। किसी के बापोती थोड़ी है कि लालू जी को दो, नीतीश जी के दो, और उसको दो, उसको दो। कहा है आपका बंधुआ मजदूर, आपने किया क्या है हमारे समाज के लिए जो हम आपके लिए रहेंगे? अगर मोदी जी आते हैं, उनका नियत ठीक है, बाल कृष्ण आयोग बनाया, उनके लिए हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये आयोग तो बनता रहा है, खत्म रहता है। ये हो सकता है झुंझुना जिस तरह से कांग्रेस किया, आप भी किए हैं, लेकिन आपका नियत ही अगर ठीक है, नियत ठीक है, तो जिस रोज बक्खो समाज को, अनुसूचित जाति, दलित समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दीजिएगा, तो मैं वादा करता हूं कि पूरे भारत में अपने दलित मुसलमानों के बीच में जाकर के कहेंगे कि मोदी जी ने ये काम किया, आप मोदी जी को डायरेक्ट वोट दीजिए। लेकिन उन्होंने तो कई जगहों पे देखा जाए, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, कई जगह पे मोदी जी ने आपके एसटी कम्युनिटी के लोगों को भेजा है, उन्होंने
गुलाम अली खटाना हाँ को, वहाँ उसके अलावा आपने- बकरवाल है जम्मू हाँ, कश्मीर में। हाँ, उसके अलावा बकरवाल है, लेकिन देखिए वो एक कोटा हुआ। उसके अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जितने माइनॉरिटी इदारे थे सबने हम उन्होंने पसमानदा को बैठाया, पसमानदा को दिया अशराफ को हटा है। दिया। देखिए सर, हमारा कलाम ये है कि आप चुन करके किसी ABCD रियाज को बना दीजिए, ये आरक्षण नहीं है। जहां पर सेंधमारी हो रही है, हमारा कलाम है कि 341 में जिस रोज मुसलमान, दलित मुसलमानों को मोदी जी जोड़ देंगे, करोड़ों करोड़ मुसलमान उनको वोट देना शुरू कर देगा, ये मेरा वादा है। ये तो चुन के ना दे दिए हैं कि भाई बकरवाल को कश्मीर में MP बना, तो उससे का पूरा हिंदुस्तान के दलित मुसलमान डेवलप कर जाएगा कि करेगा वही का बकरवाल। लेकिन उनकी जिम्मेवारी बनती है। हमारा कलाम है कि जिस तरह से भगवतिया देवी को लालू जी ने MP बना दिया, तो पूरे मुसल समाज थोड़ी है जो कि MP बन गया। अब उसका पर फॉलो करने के लिए जितना मर्जी को फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उस तरह के पॉलिटिकल शेयर मिलते रहना चाहिए। हम लोग का कलाम है कि दलित मुसलमानों को चाहे मोदी जी जोड़ दे, तो निश्चित है कि इनका वोट मोदी जी को जाएगा। लेकिन वो देखिए, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल नहीं करूंगा। मैं थोड़ा इन चीजों पे ऐसे करूंगा कि मुस्लिम समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या अशराफ हो, जिसको वोट करता रहा है अभी तक, उसने कभी सूद नहीं लिया। और जिसको वोट नहीं करता है और जिसको अपना दुश्मन मानता है, वो इसके बारे में बात कर रही है। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, इसका जवाब दे लीजिए। एक और सवाल है इसी से। इस्तेमाल तो सब किया है, ये बैकवर्ड कम्युनिटी का इस्तेमाल सब किया। हम लोग बताए तो लालू जी से हम बात किए, लालू जी सुनने के लिए तैयार नहीं। जब उनको जो कि सीधे हराया, तो क्योंकि वो केंद्र में तो थे नहीं, तो बिहार विधानसभा से पारित कर दिए। तो उसी तरह से हमारा ये अपना अनुभव रहा है कि जब दलित मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं। इस दौर में काम के बुनियाद पर वोट पड़ता है, और निश्चित तौर पर है कि काम के बुनियाद पर वोट जाएगा। कोई भी समाज होगा, वो कहे कि हमको आरक्षण मिला है तो हम इसको वोट क्यों नहीं देंगे। अभी आज के डेट में अगर हम जाएंगे, कहेंगे मोदी जी को वोट दो, तो हमसे हमारा समाज पूछेगा कि मोदी जी के लिए क्यों पैरवी कर रहे हैं, हम क्यों जाए मार खाने के लिए, किसके लिए जाएंगे। लेकिन वही अगर बक्खो समाज के लिए अगर मोदी जी आरक्षण दे देते हैं और कहते हैं कि हम इसको दलित समाज में शामिल किए हैं, तो निश्चित से चाहे मार खाए चाहे जो भी हो, लेकिन तो कहेंगे ना अपने समाज को कि भाई मोदी जी इतना बड़ा काम कर दिए, हमारा जो है कि आरक्षण दे दिए, तो आप उसको क्यों नहीं वोट करिएगा। आज तक जितना भी वोटर रहा है, इसको दिग्भ्रमित करके एलिट मुसलमान इस्तेमाल करते रहा, क्योंकि टिकट उसको मिलता है, इसका फायदा वही लेते हैं। भाई अशराफ जो मुसलमान है, चाहे कांग्रेस से टिकट हो या भाजपा का टिकट हो, और दलित मुसलमानों का इस्तेमाल तो यही लोग करता है ना, एलिट वर्ग करता है। हम ये वादा करते हैं कि जब एलिट बैकवर्ड मुसलमानों और दलित मुसलमानों का इस्तेमाल कर सकता है, तो हम मोदी जी के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो आरक्षण देके दिखलाए, तो पहले आरक्षण दे। हम निश्चित कहते हैं कि पूरे बिहार का, पूरे हर स्टेट में हम चूंकि संगठन में रहते हैं, काम करते हैं। आपको लग रहा है कि आप जिस दलित मुस्लिम और पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे हो, आपकी बात मानेगा, अशराफ की बात नहीं मानेगा? नहीं, अगर मोदी जी सारा चीज हथिया लिए, हिंदुत्व का भी एजेंडा चला ना, अब मोदी जी क्राइसिस में आ गए, उनको वोट बैंक घटा है। अगर ये मोदी जी कर देते हैं दलित मुसलमानों का काम, तो निश्चित तौर पर मोदी जी को इसका फायदा होने जा रहा है। दलित वर्ग, बैकवर्ड वर्ग किसी एलिट मुसलमान की पैरवी को नहीं सुनेगा, किसी कांग्रेसी का सेकुलर किसी को नहीं सुनेगा। लेकिन उसके लिए करिए तब जब वाले इलेक्शन में तो था, मतलब जब देखा जाए, मैं ऐसे ही आप चूंकि बात कर रहे हैं, हमने कई लोगों के एनालिसिस को पढ़ा था, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोदी जी बोलते रहे अपने सभाओं में, भाषणों में। पंचायत इलेक्शन भी जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसमें उन्होंने सीटें भी काफी दी पसमानदा मुस्लिम को, जो कहा जाता है, चूंकि SC/ST का तो नहीं था, लेकिन जो बैकवर्ड में आते हैं उसमें तमाम सारे लोगों को दिया। इतना सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उसमें पसमानदा तबके का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। तो ऐसी स्थितियों में आप जब बार्गेन करने निकलते हैं, तो जब तक सामंजस्य नहीं होगा, जब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और खुद को कॉन्फिडेंस में नहीं देंगे, तब तो बात कैसे बनेगी। वहां पर मामला था कि योगी जी कैसे
कैसे कन्विंस किए और कितना टिकट दिए उससे मतलब नहीं था। हम पहले भी बता रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर जब आरक्षण आएगा, अभी आपको हम बता रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, बिहार के अंदर 14-15% वोट जो कि बीजेपी को मिला है। क्यों मिला? क्योंकि नीतीश जी ने 50% आरक्षण को लागू किया है बैकवर्डों और दलितों को। उसमें पसमानदा मुसलमान और दलित मुसलमान सब शामिल है। यही इसीलिए तो आज मुखिया सरपंच सब जो कि बन के आ रहा है, तो उसका बेनिफिट नीतीश जी उठा रहे हैं। और उसका फायदा जब वो उनका अलायंस हुआ बीजेपी के साथ, तो उसका फायदा बीजेपी को मिला, लोकसभा में बीजेपी को वोट मिला। अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल गलत कहते हैं। बिहार में तो हम लोग देखे कि उनको मिला 12-14% वोट। लोग तो कह रहे थे कि नहीं, इसमें अलायंस में जो केवल नीतीश कुमार का जो कैंडिडेट था जदयू का, उसी को वोट किया है लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने। बीजेपी जो अलायंस में था उसको नहीं किया। ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप जो जहाँ से लालू जी के बच्चियां हारी है, सिकलर था, वहाँ पर दलित और बैकवर्ड मुसलमानों ने तो वोट किया इनको। बीजेपी कैंडिडेट था, इनका क्या नाम था, रोड़ी को। हम लोग देखते हैं, जाते हैं। अच्छा, उस इलेक्शन में आप वहाँ दौरा किए हम थे? गए हुए थे, जाते हैं। लेकिन ये चीज जो कि कहना, किसी को इग्नोर करना, अब रह गया सवाल ये ओपनली काम करेंगे। तो भाई ओपनली हम क्यों करेंगे? आप हमारे लिए क्या किए? प्रश्न एक उठता है ना, हम जी जान धो देंगे, पूरा दौड़ा देंगे, पूरा समाज में चल जाएंगे। लेकिन क्यों करेंगे? जब आप हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ेगा, 10 कदम हम आपके लिए बढ़े। तरीका यही है करने का। तो यहाँ पर तो कुछ बीजेपी ने भी नहीं किया। और वो ऐसे टिकट दे देना, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। हम संवैधानिक दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन टिकट से तो बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी चाबी है जिससे सारे सत्ता के द्वार खुल जाते हैं। और ये चीज जो है कि बीजेपी करना नहीं चाहती है। तो वो टिकट दे रही है, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि केवल टिकट देने से नहीं होता। तो टिकट किसको दे रही है सर? अरे टिकट तो अशराफे को न दे रहे हैं आप। बिहार में तो सारे अशराफ चेहरे खत्म कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने नहीं खत्म कर दिया है। बीजेपी तो टिकट ही नहीं देता है, पहली बात समझ गए ना। ये लोग टिकट लेके गए थे, लालू जी, नीतीश जी गए थे, सबके सब साफ हुए, क्योंकि वहां उसका वोट नहीं है। अगर हम लोग का दलित वर्ग कर रहा था तो हम लोग दौड़ कर जाते, कहते कि भाई ये लोग दलित मुसलमान है, इसको वोट करो। हालांकि नीतीश जी को वोट मिला है, और जहां से ये हारे हैं, अच्छा वोट मिला है नीतीश जी को। क्योंकि नीतीश जी हकीकत में ये देखिए कि 50% से जो आरक्षण दिए है, उसमें बैकवर्ड मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन ये जो है कि इनको चाहिए था, नीतीश जी को और थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। कि अभी जो है कि यहाँ पर जो बैकवर्ड और दलित मुसलमान हैं, उनको ये गोल बन करके जो दूसरा पार्टी हाईजैक कर रहा है, इनको गोल बन करके आगे बढ़ाना। तो आप लोगों की बात मुख्यमंत्री से होती है, नीतीश जी से? तो आवाज देते हैं, मिलते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो आप उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं कि केंद्र में, चूंकि ये अभी एनडीए के घटक दल हैं, तो एनडीए को ये कहें कि भाई देश स्तर पे ये तो मामला है नीतीश जी का बनता है ना, कि वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो ये केंद्र में ये खुद कहा कि जब जेबी कृष्ण ने यहाँ आयोग आया, तो ये तो खुद कह सकते हैं कि दलित मुसलमानों को इसमें जोड़ दिया जाए, या बक्खो जाति का जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर दिया जाए। तो इनके अधिकार की चीज है। दो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आप कह रहे हैं जो नीतिगत फैसलों से जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज ये है जो नीतीश कुमार ने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है कि लोगों को प्रतिनिधित्व दे देना, उनको एम्पावर करने के लिए पॉलिसी निकालना। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि जब तक इनको स्टेटस नहीं मिल रहा है तो इनके लिए एक विशेष नीति के तहत इनके उत्थान के कुछ काम किए जाए? हाँ, इनके जहन में तो है, लेकिन अभी तक दिए नहीं है। प्रश्न यही उठता है, नीतीश जी पर भी उंगली उठता ही है कि आज तक टिकट देने में भी जो लालू जी का पैटर्न रहा है, वही पैटर्न नीतीश जी का भी रहा है। कहाँ दलित वर्ग को दिए हैं आप? दबंग को। लेकिन दलित आंदोलन तो नीतीश जी के उसमें संरक्षण में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा, और दो एमपी को उन्होंने भेजा, जैसे एजाज साहब को, अलीनूर साहब को। ये जो कि दलाल लोग थे, मतलब आप समाज के नीतीश जी जो दिए, तो नीतीश जी को समझ में नहीं आया कि दो आदमी को एमपी बनाया, लेकिन दोनों लोग जो गए समाज से समाज को जोड़े रखते, बैकवर्ड को, दलितों को यूनाइट कर रहे थे, तो आज जो है कि नीतीश जी का इसका फायदा मिलता। हम कभी नहीं कहते, नीतीश जी को अच्छे लीडर है, दो एमपी दिए हैं, वो समझ गए ना। लेकिन किसको दिए? 3 दिए हैं। उन्होंने काकसा परवीन को भी भेजा था। हाँ, काकसा परवीन भी बैकवर्ड के थी, और लेकिन दलित वर्ग को नहीं दिए, समझ गए ना। जैसे बक्को हुआ, नट हुआ, पमड़िया हुआ,
लाल बेगी हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी भी बारी आए, लेकिन कम से कम वो दूसरी पार्टी है तो उनको भी नहीं दे रही है। लेकिन हाँ नहीं, दूसरी पार्टी तो उनको नहीं, इनकी ये तो गद्दारी किया है समाज के साथ और पार्टी के साथ भी धोखा दिया, चाहे अनवर साहब हो चाहे ये डॉक्टर साहब हो। जिस तरह से उनको मिला था उस तरह से समाज में अवेयरनेस लाने की जरूरत थी। समाज में जाते वोट बैंक बढ़ता, नीतीश जी को फायदा होता तो निश्चित तौर पर उसके फॉलो करते नीतीश जी। तो अगर नीतीश जी फॉलो नहीं किए तो उसके जिम्मेवार जो है कि अली अनवर साहब वगैरह वो जो भी है जिनको पॉलिटिकल मिला है उन्होंने उन पार्टी के साथ धोखा दिया है। नीतीश जी तो शुरुआत किए थे, लालू तो कभी सुनता भी नहीं था और आज भी नहीं सुन रहे। वो आज नहीं सुन रहे, तो आज तो उनको अब तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आ गए हैं। जन स्वराज है वो भी दे रहा है, तो इनको तो आज नहीं कल करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो लोग पलायन करेंगे, जाएंगे दूसरी तरफ। आपका बनवा मजदूर तो है नहीं।